नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। नागरिक उड्डयन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन संस्कृति और समृद्धि को जोड़ने के लिए सिविल एविएशन के विस्तार पर दिया बल। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट की स्थापना का दिया सुझाव। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और सरकार के बीच नहीं हुई बैठक। सीएम ममता ने कहा जरूरत पड़ी तो दे सकती हैं इस्तीफा। मौजूद हालात को लेकर मांगी माफी। डॉक्टर्स बैठक लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े। अमेरिका में राहुल गांधी के विवादित बयान पर भाजपा का तीखा हमला। संबित पात्रा ने बयान को बताया देश विरोधी। कहा विदेशी धरती से देश को जाति और धर्म में बांटने की कर रहे हैं कोशिश। करोड़ों भारतीय हुए आहत। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 4.8% की वृद्धि। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। बिजली उत्पादन में सबसे अधिक 7.9% का इजाफा। विनिर्माण क्षेत्र की सबसे ज्यादा रही हिस्सेदारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जिनेवा दौरा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त से की मुलाकात। वैश्विक मानवाधिकार स्थिति पर भारत के दृष्टिकोण को किया साझा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख से भी मुलाकात। पारंपरिक औषधि और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर की चर्चा। नहीं रहे वामपंथ की धुरी। सीताराम येचुरी 72 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित थे। एम्स में चल रहा था इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। येचुरी को बताया लेफ्ट का प्रणेता। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में सवालों में घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जरूरत पड़ने पर त्यागपत्र देने की बात कही है। सीएम ममता ने कहा कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार हैं। ममता ने महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने का आह्वान किया। सीएम ममता बनर्जी ने मौजूदा हालात के लिए माफी मांगी। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और ममता सरकार के बीच बैठक फिर नहीं हो सकी। बैठक को लाइव प्रसारित करने की डॉक्टरों की मांग पर ममता ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए लाइव प्रसारण संभव नहीं है। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार पर प्रशासनिक रूप से विफल होने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला किया। राज्यपाल ने कहा कि ममता सरकार ने राज्य के लोगों को सुरक्षा देने के बजाय उनका विरोध किया है। राज्यपाल ने कहा कि वो मुख्यमंत्री को असंवैधानिक कार्यों के लिए उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सीवी आनंद बोस ने कहा कि राज्य की कोलकाता पुलिस कमिश्नर आरजीकर मामले में जांच को प्रभावित कर सबूत को मिटाने में शामिल रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी को आगाह करते हुए कहा कि राज्य के लोगों के साथ खून की होली खेलना बंद करें। सरकार अपने कर्तव्य में विफल रही है। यह एक विडंबना है कि स्वास्थ्य मंत्री गृहमंत्री मुख्यमंत्री सुरक्षा करने के बजाय विरोध कर रहे हैं। सड़क पर हिंसा की, घर में हिंसा की, कैंपस में हिंसा की, अस्पताल में हिंसा की, गांवों में हिंसा की, शहरों में हिंसा है, हर जगह हिंसा है। और लोगों को चुप करा दिया जाएगा। जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही नहीं हो जाती, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्करण करूंगा। मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा। पुलिस कमिश्नर की सबूत मिटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
अब कानून के अनुसार पुलिस कमिश्नर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही होगा। माननीय मुख्यमंत्री, आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए और सभी लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। बंद करो ये अन्याय का खेल, खून का खेल। इंसान के खून से होली मत खेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के दूसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हुए 2 दिवसीय सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम ने एक विशेष अभियान का भी शुभारंभ किया। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के 80 वर्ष के उपलक्ष्य में 80,000 पौधे लगाए जाएंगे। पीएम ने सम्मेलन से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र को भी मंजूरी मिली। पीएम ने घोषणा पत्र को अपनाए जाने का ऐलान किया। इस घोषणा पत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने सिविल एविएशन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। पीएम ने विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में इस सेक्टर की अहम भूमिका बताई। पीएम ने कहा कि भारत में बढ़ता मिडिल क्लास और उससे पैदा मांग ने इस क्षेत्र में संभावनाओं का विस्तार किया है। पीएम ने 1 दशक में इस क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने उड़ान योजना से बदल रही तस्वीर को भी रेखांकित किया। रीजनल कनेक्टिविटी की शानदार स्कीम ने भारत में एविएशन को इंक्लूसिव बना दिया है। इस स्कीम ने एयर ट्रैवल को भारत के छोटे शहरों और लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचा दिया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 14 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अंदर से हवाई जहाज को देखा है। उड़ान योजना से जो डिमांड क्रिएट हुई है, उससे अनेक छोटे शहरों में नए एयरपोर्ट बने हैं, सैकड़ों नए रूट्स बने हैं। आप जानकर हैरान होंगे, 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है। प्रधानमंत्री ने आम नागरिकों तक हवाई यात्रा की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि सिविल एविएशन क्षेत्र का विस्तार रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है। एक तरफ हम छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को और आधुनिक बनाने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। भविष्य का भारत एयर कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया के सबसे कनेक्टेड रीजन में से एक होने वाला है। इसका एहसास हमारी एयरलाइंस को भी है। यही कारण है कि भारत के एयरलाइंस ने 1200 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं। सिविल एविएशन की ग्रोथ प्लेन्स और एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है। भारत में एविएशन सेक्टर जॉब क्रिएशन को भी गति दे रहा है। स्किल्ड पायलट्स, क्रू मेंबर्स, इंजीनियर्स, ऐसी अनेक जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि इन देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत किया जाना चाहिए। हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस हजारों साल पुराने हैं। दुनिया ऐसी वजहों से हम सभी देशों के प्रति आकर्षित होती है। हमें एक दूसरे के टूरिज्म को बढ़ाने में भी मदद करनी चाहिए। कितने ही देशों में भगवान बुद्ध की पूजा होती है।
भारत ने एक बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया है। कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया है। अगर हम पूरे एशिया में भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थों का उसे एक साथ जोड़ने का अगर अभियान लेते हैं तो एविएशन सेक्टर को भी और उससे जुड़े हुए कई देशों को भी और सामान्य रूप से वो यात्रियों के लिए एक विन विन सिचुएशन वाला हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं और हमने उस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गणेशोत्सव के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने पर तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अक्सर इफ्तार पार्टी में शामिल होते थे, लेकिन तब किसी भी दल या फिर नेता ने इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। भगवान गणेश की आस्था को राजनीतिक रंग देने वाले लोगों को देश की जनता कभी भी माफ नहीं करने वाली है। पक्ष के कुछ नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री धनंजय चंद्रचूड़ जी भारतीय परंपरा के हिसाब से गणेश की आराधना, गणेश की पूजा करते हुए दिखाए जाने पर आपत्ति व्यक्त कर रहे थे, तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें गए इफ्तार पार्टी में, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इनको अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पर हमने उस पर भी कभी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि हर धर्म के त्योहारों को मनाना यही तो हिंदू धर्म की विशेषता है। इस प्रकार की तुच्छ राजनीति करने वालों पर भारत की जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता गणेश पूजा के ऊपर राजनीति करने वाले नेताओं को या उनकी पार्टियों को भी कभी माफ नहीं करेगी। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के दौरान दो समुदायों में हुई झड़प के बाद 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वाहनों में आगजनी और दुकान समेत अन्य जगहों पर तोड़फोड़ की घटना हुई। वहीं मामले पर भाजपा और जेडीएस ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। 7वें दिन का गणपति विसर्जन करते समय मैसूर रोड के स्थित मस्जिद के पास दो समुदाय के युवकों के बीच मारामारी हुआ है। देखते देखते ही वहां पर स्थित गाड़ियों के ऊपर और दुकानों के ऊपर आग लगाने का कोशिश भी की है। तुरंत ही पुलिस वहां आकर नियंत्रण करते समय दो पुलिस सहित 40 से भी ज्यादा लोगों को चोट पहुंचा है। कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला शहर में गणपति जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुई झड़पों के बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया। ये घटना तब हुई जब बदारी कोप्पालू के भक्त गणेश मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। जब जुलूस मुख्य सड़क से गुजर रहा था, उस पर मस्जिद के पास से पत्थर फेंके गए। पथराव के बाद हालात बिगड़ गए और हिंसा भड़क उठी। इस दौरान उपद्रवियों ने कई दुकानों, शोरूम और सड़कों पर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हिंसक झड़प में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए हैं। वहीं स्थिति पर काबू पाने के लिए कर्नाटक पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। वहीं अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। Filed FIR under unlawful assembly section and obstruction to duty by the public servant and other attempt to murder like that. We have made FIR. So situation is under control. इस बीच कर्नाटक के कृषि मंत्री एन चेलुवराय स्वामी ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री जी परमेश्वर के मुताबिक हिंसा के सिलसिले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। Now everything is under control. We have arrested about 52 persons on both the sides. They have lit fire and all that. All that has been controlled.
Nothing to worry now. Senior officers are camping there and we have sent additional force. केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक समूह ने जानबूझकर भगवान गणपति की शोभा यात्रा में शांतिपूर्वक चल रहे भक्तों को निशाना बनाते हुए पत्थर और चप्पल फेंके, पेट्रोल बम फोड़े और तलवारें लहराईं, वो शहर में शांति और व्यवस्था की असफलता का प्रमाण है। Some miscreants, they have tried to disturb that procession. In that context, it has happened. But here the failure of the government is everybody is criticizing. वहीं केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि प्रदेश सरकार केवल अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है। उन्होंने मामले की जांच NIA से कराने की मांग की है। सिद्धरामैया हिंदुओं का खिलाफ है। सिद्धरामैया केवल माइनॉरिटी का अपीजमेंट कर रहे हैं। एंड उधर क्या गलती हुआ उसको प्रोटेक्ट करने का काम सिद्धरामैया का मंत्री लोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले गुजरात के सूरत में भी एक गणेश पंडाल पर पथराव की घटना सामने आई थी, जिसके बाद वहां भी हिंसा भड़क गई थी। कर्नाटक से शुभा हट्टाली की रिपोर्ट, DD न्यूज। घटना के बाद तुरंत ही 144 का धारा लगाया गया है मंड्या जिला में और DC ने भी बताया है कि वातावरण अभी तक तो नियंत्रण में है, लेकिन इस सारे घटना के पीछे कौन है और किस वजह से एक घटना घटी है अभी तक सामने नहीं आया है। बीजेपी सहित अनेक नायकों ने मंड्या विजिट करके वहां पर पूछताछ कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ शुभा, मंड्या। बुधवार को संजौली में मस्जिद के विरोध में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए शिमला पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी के विरोध में शिमला के व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखा और प्रदर्शन किया। वहीं संजौली मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि अगर प्रशासन उन्हें आदेश करे तो वो खुद ही मस्जिद का अवैध या विवादित हिस्सा हटाने के लिए या फिर उसे सील करने के लिए तैयार है। मस्जिद विवाद को लेकर पिछले कल जो प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर आज व्यापार मंडल द्वारा जो है उसमें जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर व्यापार मंडल ने आज शिमला में प्रदर्शन किया। दोपहर तक ये प्रदर्शन चला। प्रदर्शन के बाद जो है व्यापार मंडल का कहना है कि जिस तरह से कल जो है लाठीचार्ज किया गया था उसको लेकर व्यापार मंडल नाराज है। वो जो है SP शिमला की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। शिमला के संजौली में 11 सितंबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान जो कुछ हुआ उसकी आग पूरे राज्य में फैलती नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों पर संजौली में हुए लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल ने गुरुवार को बाजार बंद रखा और शिमला पुलिस अधीक्षक को तुरंत पद से हटाने की मांग की। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और मस्जिद विवाद में प्रशासनिक लापरवाही को विवाद की वजह बताया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान रोष रैली भी निकाली गई और मस्जिद मामले में न्यायालय के फैसला आने तक मस्जिद को सील करने की भी मांग की गई। वहीं व्यापार मंडल का कहना है कि पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली इस पूरे मामले में निराशाजनक रही है। जो हमारी मांग है कि SP शिमला को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हुआ है और जो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे काम कर रहे थे, उसके लिए आज सारा व्यापार मंडल खड़ा है और इसी के लिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस विवाद के बाद अब विरोध की आग पूरे राज्य में फैलती जा रही है। 13 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इसके अलावा कुल्लू, सिरमौर, शिमला और सुन्नी में भी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। इसी बीच सरकार ने मस्जिद विवाद के बाद सुरक्षा का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दूसरे समुदाय की बस्तियां जहां भी हैं, उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम लोगों ने, पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी से यही अपील की थी कि ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें और इसी के दृष्टिगत जो है 163 जो BNSS जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंतर्गत भी प्रोविजंस को इन्वोक किया था। पुलिस ने जो भी प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत हमने काम किया। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को संजौली मस्जिद विवाद में अगली सुनवाई कोर्ट में होनी है। इसी बीच संजौली मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने नगर निगम के आयुक्त से भी मुलाकात की है। मस्जिद कमेटी ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि अगर प्रशासन उन्हें आदेश करे तो वो खुद ही मस्जिद का अवैध या विवादित हिस्सा हटाने या फिर उसे सील करने के लिए तैयार हैं। शिमला से जो ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, अब ये मात्र शिमला में नहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में काफी नाराजगी है। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ DD न्यूज के लिए प्रियंका गौतम।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। हमें कल दिशा निर्देश मिले थे कि आज पीडब्ल्यूडी आएगा, वो मौका पर अपना निशानदेही करेगा। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आया था, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी आया था, पटवारी साहब थे, तहसीलदार साहब थे, कानून गो साहब थे और पीडब्ल्यूडी के एसडीओ साहब थे। ये सब लोग आए हुए थे मौके पर। तो इन्होंने अपने नाप नपाई की। तो जो पहले इनका एरिया निकलता था, आज भी वही एरिया है। पहले भी निशान लगा हुआ था, यहाँ रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, वही पीडब्ल्यूडी का निशान है। उसके बाद उनकी जगह है। तो ये दीवार आ रही है, तो उन्होंने कहा कि आपको ये दीवार गिरा देनी चाहिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं गिराना है तो गिरा दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये आपकी जगह है। हम पहले भी आपके साथ तैयार थे और आज भी आपके साथ तैयार हैं। हम प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का आज निधन हो गया। वो बीते कुछ दिनों से निमोनिया की वजह से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें निमोनिया हो गया था, जहां उन्होंने आज आखिरी सांस ली। पीएम मोदी समेत तमाम राजनीतिज्ञों ने उनके निधन पर शोक जताया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। वो 72 वर्ष के थे। येचुरी दिल्ली के एम्स के आईसीयू में भर्ती थे। उन्हें 19 अगस्त को तेज बुखार की शिकायत के बाद एम्स के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था। उन्हें निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया और कोई गंभीर बात नहीं थी। वहीं सीताराम येचुरी के परिवार ने उनके शरीर को शिक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए नई दिल्ली स्थित एम्स को दान कर दिया है। सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को मद्रास में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। छात्र जीवन से ही वे राजनीति में सक्रिय रहे। इमरजेंसी के समय जेएनयू में छात्र रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीताराम येचुरी साल 2015 से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव थे। सीताराम येचुरी 1992 से सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी थे। इससे पहले सीताराम येचुरी 2005 से 2017 तक पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सांसद रहे। येचुरी 1974 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई में शामिल हुए थे और एक साल बाद वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सीताराम येचुरी की मृत्यु पर शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, श्री सीताराम येचुरी जी के निधन से दुखी हूँ। वे वामपंथ के अग्रणी नेता थे और सभी राजनीतिक दलों से जुड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक प्रभावी सांसद के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर सीताराम येचुरी की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, माकपा महासचिव एवं पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका निधन राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक क्षति है। मैं उनके परिवारजनों और मित्रों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय को सहने की शक्ति प्रदान करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीताराम येचुरी की मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद श्री सीताराम येचुरी जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को इस दुख को सहन करने का साहस दें। Great loss for the entire communist left movement in the country. We had long association for decades. He was in student front, student movement. I was in youth movement. सीताराम येचुरी जी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बहुत काम किया और बड़ा संघर्ष वाले व्यक्ति माने जाते हैं। अब उनके निधन पर मुझे बड़ा अफसोस है कि एक अच्छा राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो समझ रखता था वो हमारे बीच में नहीं रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको नमन करता हूँ। श्री सीताराम येचुरी जी सिर्फ एक पार्टी के नहीं, पूरे देश की राजनीति में उनका एक योगदान था और उनकी कमी ना केवल उनकी पार्टी को खलेगी, इस देश की राजनीति को खलेगी। सीताराम जी आपको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बड़ा मुश्किल है दूसरा कॉमरेड येचुरी की कल्पना करना, बहुत मुश्किल है। उनके साथियों, हम सबको
उनके कॉमरेड्स परिवार वालों को ईश्वर शक्ति दे। सीताराम गढ़ना, सीताराम बनना आसान नहीं। सीताराम येचुरी भारतीय राजनीति के बड़े नामों में से एक थे। वामपंथी नेताओं के तौर पर उनकी अलग पहचान थी। वो हमेशा वामपंथी विचारधारा को लेकर आवाज उठाते रहे। गौरतलब है कि 2021 में येचुरी के पुत्र आशीष येचुरी का निधन कोविड के कारण महज 34 वर्ष की उम्र में हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 22 अक्टूबर को कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे भारत के विकास और आर्थिक प्रगति की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वो भारत की सफलता से खुश हैं। रूसी राष्ट्रपति ने भारत और रूस की विशेष रणनीतिक साझेदारी को भी सराहा। बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री की ओर से आभार जताया। उन्होंने यूक्रेन यात्रा को लेकर जानकारी साझा करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तत्परता के बारे में भी बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त जिनेवा में बोलकर तुर्क से मिलकर आज अच्छा लगा। वैश्विक मानवाधिकार स्थिति पर भारत के दृष्टिकोण को साझा किया और चुनौतियों से सर्वोत्तम तरीके से कैसे निपटा जाए इस पर बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान WHO में भारत के सहयोग पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस से मिलकर प्रसन्नता हुई। पारंपरिक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन में हमारे सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत के चीन, बांग्लादेश और इजराइल से जुड़े मसलों पर अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि रूसी सेना में भर्ती हुए कई भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद घर वापसी की कोशिशें की जा रही हैं। इन कोशिशों के चलते ही अब तक 6 से ज़्यादा भारतीय वापस आ चुके हैं। आपको समय समय पर हम लोग अवगत कराते रहे हैं कि कितने लोग हमारे वहाँ पर रूसी आर्मी में जो भर्ती हैं उनको रिहा कराया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जुलाई में जब रशिया के दौरे पे गए तो वहाँ पर उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया राष्ट्रपति पुतिन से, और तब से 35 लोग भारतीय नागरिक जो रूसी सेना में भर्ती थे उनको रिहा कराया गया है। उससे पहले 10 और लोग थे जिनको रिहा कराया गया था, डिस्चार्ज हो गए थे। तो कुल मिलाकर 45 लोग जो हैं वो हमारे नागरिक, उनको रूसी फौज से रिहा कर दिया गया है। उनमें से 6 लोग, आपको जैसे कि पता होगा कि 6 लोग 2 दिन पहले भारत वापस आए थे। उनके आने का इंतज़ाम भारतीय दूतावास ने किया था, और कुछ और लोग हैं जो वहाँ पर आने वाले दिनों में जल्द ही वापस आएंगे। भारत चीन के रिश्तों को लेकर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी। भारत और चीन रिश्ते पर विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर WMCC के तहत चर्चा हो रही है। भारत चीन रिश्ते के ऊपर में विदेश मंत्री ने हाल ही के दिन दिल्ली में और फिर बर्लिन में भी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बात की है। उसके अलावा हम लोगों ने जो हमारी बातचीत चल रही है चीन के साथ WMCC के तहत, उसके बारे में हम लोगों ने अवगत कराया है आपको। तो विदेश मंत्री ने जो कहा है और जो हम लोगों ने अभी तक कहते आए हैं इस मंच से और WMCC के माध्यम से, वहाँ पर वही है जो स्थिति हमारी चीन और भारत की रिश्तों की स्थिति है।
बांग्लादेश के साथ व्यापार की परिस्थितियों को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल कई प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए हैं, लेकिन उनके जल्द ही ट्रैक पर लौटने की उम्मीद है। Trade and commerce have started with Bangladesh. Trucks are plying between the two countries, carrying essential commodities and whatever else that is being traded between India and Bangladesh. We had given you details about our High Commissioner calling on when he made the introductory call on the Chief Advisor, and he discussed issues of mutual interest, where he conveyed that India will continue to work with Bangladesh to fulfill this shared aspirations of the people of both countries for prosperity, security and development. So that is, how we approach. We are approaching our engagement with Bangladesh. On the projects part, I had informed you earlier as well that several of the projects have been impacted because of the situation in Bangladesh right now. They have been disrupted, and these projects will recommence when the security situation in Bangladesh permits. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि G2G अनुबंध के तहत 4000 से ज्यादा भारतीय अब तक इजराइल जा चुके हैं। बता दें कि इसी साल भारतीय कामगारों का एक दल इजराइल के लिए रवाना हुआ था। तब सरकार ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजराइल सरकार से बातचीत की थी। Under the G2G agreement, 4,800 Indian workers have traveled to Israel in recent months. And as per information that has been provided to us by the Israeli side, most of the Israeli companies are satisfied with the working of Indian workers. I would also like to let you know that the recruitment process of these Indian workers who travel to Israel, their testing of skills, their suitability, all this is decided by the Israeli side themselves. Their agency PIBA, which came here for the recruitment, looked at all these issues. Further, when Indian workers travel to Israel, they also have to undergo pre-induction training. They also have to go some professional tests so that they are able to undertake their professional requirements. औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में देश के लिए खुशखबरी है। जुलाई में देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 4.8% की वृद्धि हुई है, जो जून महीने की 4.7% की वृद्धि से भी ज़्यादा है। इस सूचकांक के तहत आने वाले बिजली उत्पादन में सबसे ज़्यादा 7.9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में 4.6% और खनन क्षेत्र में 3.7% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे ज़्यादा 77.63% की हिस्सेदारी विनिर्माण क्षेत्र की रही है। इस क्षेत्र में बिजली के उपकरण, कोल एवं रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद और बेसिक मेटल में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। उधर उपभोग यानी कंजप्शन के आधार पर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी पूंजीगत वस्तुओं, टिकाऊ उत्पाद और इंटरमीडिएट वस्तुओं में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। वहीं उपभोग के आधार पर गैर टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद श्रेणी उत्पादन में 4.4% की गिरावट दर्ज हुई है। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के अंदर हर एक विभाग में हजारों कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं। अनुबंध के इन लाखों कर्मचारियों का मुद्दा इस बार राजनीतिक गलियारों में है और भाजपा, एनसी, पीडीपी सहित सभी दलों ने इस मुद्दे पर अपनी सहमति दी है ताकि सरकार बनने पर उन्हें न्याय मिल सके। अनुबंध कर्मचारी और रोजगार की स्थिति पर बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने यूनियन के अध्यक्ष मजाहत हुसैन दुर्रानी से। इस समय हमारे साथ एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन वजाहत हुसैन दुरानी साहब हैं। इनकी क्या क्या मांगे हैं? कुछ मांगे इनकी अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल की हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या क्या मांगे हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि इस बार के चुनाव में आपकी मांगे क्या हैं, उसके बाद बात करेंगे कि किस पार्टी ने क्या कहा है। तो आपकी मांगे बेसिकली क्या है चुनाव में? देखिए, मांगे तो हमारी बहुत सारी है। सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। हमारी मांगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो बर्निंग इश्यूज़ है उसमें एक रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स है।
डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ है। उसमें कंसोलिडेटेड भी है, रहबरी खेल है, रहबरी जंगलात है, कैजुअल्स है, डेली वेजर्स है, कंसोलिडेटेड है। बहुत सारे ऐसे टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अपनी टर्म पूरी की है, जो उनसे वादा किया गया था, लेकिन अभी तक वो रेगुलर नहीं हुए। एक तो ये है हमारा सबसे बड़ा। दूसरा, इस स्टेट में वेज पॉलिसी नहीं है, न रेगुलराइजेशन पॉलिसी है। हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा डिसीजन है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल होगी और यहाँ पे एक पॉलिटिकल सेटअप आएगा। उन्होंने हमारी डिमांडों को अपने मैनिफेस्टो में रखा है, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, इवन कांग्रेस हो, सब ने हमें वादा किया है। एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों ने क्या राजनीतिक पार्टियों के साथ कुछ संवाद किया है? क्या उनसे कुछ ताल्लुकात रखे हैं ताकि, या उनसे मांगे रखी थी जब उन्होंने शामिल किया? देखिए जनाब, जहाँ तक डेलीवेजरों का या कंसोलिडेटरों का मामला है, ये पिछले 20-25 साल से है। जितनी भी गवर्नमेंटें यहाँ आई हैं, उन्होंने कैबिनेट कमेटियाँ बनाई, सब कैबिनेट कमेटियाँ बनाई, वो सारे अवेयर है इस चीज़ से। हमने बात की वजाहत साहब से, जो कि चेयरमैन हैं ट्रेड यूनियन की तरफ से। इन्होंने साफ कहा है कि इनकी जो मांगे हैं कानून सम्मत हैं और लंबे समय से चली आ रही हैं, और इन मांगों को ये पूरे तरीके से जायज़ रूप से रखना चाहते हैं। और इन्होंने साफ कहा है कि सरकार किसी भी की हो, कर्मचारी वफादार होता है कामकाज करने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि इनकी मांगें पूरी होंगी जब सरकार बनेगी, और इस चुनाव में इनकी ज़रूर उम्मीदें हैं कि ये शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव के दौरान जो उन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं वो ज़रूर सफल होंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर लिए गए फैसले का हर कोई स्वागत कर रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे राज्य के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं छत्तीसगढ़ के उन लाखों बुजुर्गों की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ जो आयुष्मान के इलाज के ऊपर काफ़ी हद तक टिका हुआ है, देश के टॉप 5 राज्यों में से ये छत्तीसगढ़ आता है जिनमें आयुष्मान का ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा की सराहना की है। उनका कहना है कि इस योजना से सभी चिंताएं दूर होंगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी इस योजना के अंतर्गत राज्य के 12.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ देगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शुरुआत की है, ये घर में किसी के भी बीमारी हो, ऑपरेशन हो, सब चिंता दूर हो जाती है। हमारी सरकार ने भी उनकी प्रेरणा लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले जो स्कीम है उसमें 1.5 लाख से हम 5 लाख का लिमिट बढ़ा दिया, और उसमें सभी लोगों को, जो जितने महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है उसको सबको कवर किया है, 12.5 करोड़ जनता को। इसलिए लोगों की हेल्थ की चिंता मिट गई है। भाजपा विधायक अजय महावर ने आयुष्मान आरोग्य योजना की सराहना की। इस योजना का लाभ 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को मिलेगा। वहीं उन्होंने दिल्ली में इस योजना को लागू नहीं करने पर दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को जनहित की परवाह नहीं है। अब 70 से ऊपर की आयु के सभी बुजुर्ग 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकेंगे भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत। दिल्ली सरकार जो पहले भी आयुष्मान को रोक करके बैठी है, कोरोना में लोग जब तिल मर रहे थे तब भी आयुष्मान का लाभ लेने केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में नहीं दिया, क्योंकि वो किसका नाम हो जाए किसका नाम ना हो इस चक्कर में पड़ी है, जनहित की परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत अहम फैसला लिया गया। इसमें 70 साल या अधिक वर्ष की आयु के जो भी बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लाने का फैसला लिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले का बाराबंकी के लोगों ने स्वागत किया है। 70 साल या उससे अधिक के बुजुर्गों को अब आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लाया गया है, उनको भी लाभ दिया जाएगा। मोदी जी ने ऐसा फैसला किया है तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है उनका, और बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को तो लाभ मिल जाता था लेकिन बुजुर्ग लोग इससे वंचित थे। अब बुजुर्गों को भी
इस योजना का लाभ मिलेगा। अब उनकी स्वास्थ्य को लेकर हम लोगों को कोई चिंता नहीं रहेगी। हम उनको धन्यवाद देंगे कि हमारा इलाज कम से कम इस उम्र में उन्होंने करा तो दिया इस योजना के तहत में। इस पड़ाव में काफ़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं जो हम पैसा खर्चा करके भी नहीं कर सकते। इसमें फ्री हो रहा है तो हमको सारी सुविधा मिलेगी। पहले तो हम लोगों को जैसे हमारा कार्ड बना था, हमारे घर में सब लोगों का कार्ड बना था, पहले तो हम लोगों को बढ़िया लाभ मिलता था, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता रहती थी हमारे घर में बुजुर्ग लोग जैसे हमारे बाबा लोग हैं और उनके लिए कोई लाभ नहीं मिलता था। लेकिन मोदी जी ने जब से ये चालू किया है काम, तब से उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है अब, और उनको भी इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। लाभ मिलेगा और अभी तक हम लोग वंचित थे, लिहाजा मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र वालों के लिए सराहनीय फैसला लिया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को बीमा कवर दिया जाएगा। इस योजना से फिरोजाबाद के बुजुर्ग काफ़ी उत्साहित हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहेंगे कि हर व्यक्ति को 70 साल से ऊपर वाले को ये मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। बीमा मिल रहा है तो जिससे वो स्वस्थ रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना ये बहुत अच्छी है और अच्छी सुविधा दे रहे प्रधानमंत्री जी और सबको लाभ पहुंच रहा है सब जनता को। बहुत अच्छी है हम लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए उन्होंने हरी बीमारी के लिए वो किया है, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं योगी मोदी जी को। आयुष्मान योजना बहुत अच्छी योजना है जो नई योजना जो 17 साल से ऊपर टिका के बिल्कुल फ्री कर देगा। आयुष्मान योजना से हम लोगों को अब दूसरी जगह कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सही इलाज होगा। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद। रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे आयातक से निर्यातक की भूमिका में तेजी से पहुंच रहा है और अपनी क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है, इस बात की मजबूत तस्वीर एक बार फिर से जोधपुर में देखने को मिली, जहां भारत ने अपनी रक्षा क्षेत्र की निर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन दुनिया के सामने किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। आसमान की ऊंचाइयों को चीरता ये है तेजस। भारत में बने इस लड़ाकू विमान की उड़ान के बाद बारी थी प्रचंड हेलीकॉप्टर की और फिर सूर्य किरण की टीम ने सबका मन मोह लिया। 30 अगस्त से शुरू हुए तरंग शक्ति के दूसरे भाग में भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों, सीडीएस और मित्र देशों की वायुसेना के आला अधिकारियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की चमकती हुई तस्वीर पेश की। और जो हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर्स, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित 7 मित्र देशों ने 6 दशक बाद हुई इस मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडेक्स 24 का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य मेक इन इंडिया के साथ आत्मनिर्भर होती हमारी वायुसेना को दर्शाना था। इस प्रदर्शनी को अर्जेंटीना सहित 15 ऑब्जर्वर देशों के प्रतिनिधियों ने देखा। प्रदर्शनी के बाद भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने संबोधित करते हुए खुशी जाहिर की। It's quite an Herculean effort to orchestrate the large force engagements that we carried out, the multiple missions that were carried out, the briefings, the debriefings itself. I think it's a huge feather in our cap that we've been able to pull it off so successfully.
And my compliments go to the organizing team here, people on the field who have actually made it happen. इस मौके पर मित्र देशों के आला अफसरों ने भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया। तेजस पर डीडी न्यूज के सवाल पर अमेरिका के डिप्टी कमांडर ने कहा कि भारत के पास तेजस के रूप में एक अच्छा विकल्प है। Well, I think it's great that they're looking at different options, indigenous within the Indian Air Force, as well as external foreign materials sale partners. The more options that are out there, I think the stronger the Indian Air Force is going to be in the future. We certainly want to give them the best that we have in the F-16s, but ultimately it's going to be a choice for the Indian Air Force on what they want to do with their air defense. 61 साल में पहली बार आयोजित तरंग शक्ति 24 ने नए भारत का मस्तक दुनिया के सामने और ऊंचा कर दिया। मेरे ठीक पीछे है भारत की शान और मेक इन इंडिया का अद्भुत उदाहरण तेजस, जो ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट है। तेजस की तारीफ अमेरिका से आए एयरफोर्स के आला अधिकारियों ने भी की और उन्होंने माना कि भारत के पास अब एक ऑप्शन है। ये जरूर है F-16 की वजह से अमेरिका ने दुनिया भर में अपने लड़ाकू जहाज भेजे, लेकिन आज भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। कैमरामैन पुष्प के साथ विशाल बेरिस्टू, डीडी न्यूज, जोधपुर। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ आकाश त्रिपाठी का मानना है कि भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर उठाए गए कदमों से वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनियां काफ़ी उत्साहित हैं। अन्य कंपनियों ने भी आने वाले दिनों में भारत में अपने निर्माण केंद्र स्थापित करने का मन बनाया है। सेमिकॉन इंडिया 2024 निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। तो पूरे देश में सेमिकॉन इंडिया की बात हो रही है और पूरे विश्व में भी बड़ी काफ़ी ईगर तरीके से इसको देखा जा रहा है। और इस पर जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसके सीईओ आकाश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैंने कहा कि पूरे विश्व में इसकी बात हो रही है, 7 ऑलरेडी सेमिकॉन चलते हैं पूरे विश्व में, ये कितना अलग है और कितना इंस्पायरिंग लगता है? देखिए, इंडिया में भारत में जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है ये डेवलप कर रहा है। 2022 में सेमिकॉन इंडिया पॉलिसी आई थी और 2022 में सेमिकॉन इंडिया इवेंट, हमने जो एग्जीबिशन और इवेंट था वो किया था। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ के सेमीकंडक्टर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्रिएट हुआ है और सेमिकॉन में उसको और एक पुख्ता सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ 5 प्रोजेक्ट्स हमने स्वीकृत किए हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स में एक आवश्यकता है कि कैसे हम उनको सभी इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ जोड़ें। उदाहरण के तौर पर अगर मैं देखूं, उनको अगर डिज़ाइन की आवश्यकता है, उनको सिनॉप्सिस जैसे पार्टनर के साथ जाना पड़ेगा। उनको रॉ मटेरियल की आवश्यकता है तो उनको मर्क जैसे पार्टनर के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे सभी पार्टनर्स जो उनको आवश्यक हैं अपने प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वयन करने के लिए और उसमें सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो सभी पार्टनर्स यहाँ मौजूद हैं। तो उनके बीच एक आपस में कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, बिजनेस एक्सचेंज यहाँ पर संभव है। B2B मीटिंग्स भी निश्चित तौर पर चल रही होंगी, आपकी भी कई लोगों से बातचीत हुई होंगी, प्रधानमंत्री की तो हुई है। तो एक टारगेट तो कोई रखा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक कोशिश होती है कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे। तो आपको लगता है कि कोई और कंपनीज हम देख सकते हैं आने वाले समय में कि वो भारत में फैब तैयार करने की कोशिश करें? देखिए, आज जैसे आपने कल हमारे यहाँ NXP के जो CEO थे वो आए थे और आज उन्होंने अनाउंस किया है कि $1 बिलियन का R&D इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है उनका। और कल उन्होंने जो यहाँ माहौल देखा और जो एक वर्ल्ड में भारत की एक छवि बनी है कि भारत में सेमीकंडक्टर बहुत आगे, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उससे प्रेरित होकर उन्होंने आज ये अनाउंसमेंट किया। सिमिलरली यहाँ की वर्ल्ड की सभी कंपनीज़ ने बहुत इंटरेस्ट लिया है यहाँ पे। हाल ही में अप्लाइड मटेरियल और लैम रिसर्च ने करीब 300 और 400 मिलियन के अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किए हैं और सभी बड़ी कंपनीज़ यहाँ के लिए प्रेरित हो रही हैं नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। साथ ही साथ फैब और ATMP OSATs कंपाउंड सेमीकंडक्टर में भी बहुत इंटरेस्ट ये कंपनीज़ दिखा रही हैं और कई प्रपोजल अभी हमारे पास पाइपलाइन में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे और प्रपोजल्स हमारे पास आएँ। कितना ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर के इंडिया में? अगर ये जो सक्सेस होता है, फैब जिस प्रकार से आ रहे हैं, टाटा ने कहा है कि 8-10 साल में 2 और भी शायद वो लेकर के आ सकता है, तो ये सब चीज़ें इकोसिस्टम अगर बनता है तो कितना बेनिफिट अगर इंडिया की तरीके से होता है? देखिए, सेमीकंडक्टर एक तो फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और बहुत स्ट्रेटेजिक रणनीतिक इंडस्ट्री है। जिस तरीके से भारत में अभी सेमीकंडक्टर को लेके माहौल बना है और जो यूनिट्स अप्रूव हुई हैं, उनके प्रोडक्शन के साथ, उनके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के साथ ये एनवायरनमेंट और बढ़ेगा
और ये इकोसिस्टम बहुत बढ़ेगा। इसके साथ साथ बहुत सारी जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ हैं वो आएंगी, जो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगी, और साथ ही साथ हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे और साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे इन चिप्स का। तो एक बहुत रणनीतिक क्षेत्र में, बहुत फाउंडेशनल इंडस्ट्री के क्षेत्र में भारत का एक फुटप्रिंट होगा, मेक इन इंडिया होगा, मेक फॉर द वर्ल्ड होगा। तो प्रधानमंत्री ने जो अपना विज़न रखा है पूरे देश को एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, उसमें इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसके बैनर तले ये तमाम काम चल रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले काफ़ी समय में तमाम जो विश्व की कंपनियां हैं वो भी भारत में अपने फैब्स लगाएंगी, और निश्चित तौर पर भारत का जो विज़न है ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का वो साकार होता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन ललित के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। अवैध धर्मांतरण के मामले में बुधवार को लखनऊ में स्थित NIA की विशेष अदालत ने मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 लोगों को उम्र कैद की सज़ा और 4 अन्य लोगों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई है, जिसको लेकर गुरुवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी की। कोर्ट ने कुछ 12 आरोपियों पर आजीवन उम्र कैद की सज़ा और 4 आरोपियों पर 10 साल की सज़ा सुनाई है, जो धर्मांतरण के आरोपी थे। आज हिंदू संघर्ष समिति के सभी संगठनों द्वारा मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। उन पीड़ितों को न्याय मिलने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 2 दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को संबोधित उन्होंने किया। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित की जाएं और इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव, विभागीय सचिवों सहित सभी अधिकारी और कलेक्टर मौजूद रहे। सरकारें समय समय पर अपने कामों की समीक्षा करती है और यहाँ पर 2 दिन का कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। विभागवार बहुत अच्छे से समीक्षा हुई है। हमारे कलेक्टरों ने अपने अपने ज़िलों में सरकार की योजनाओं के संबंध में क्या क्या किए हैं, कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, तो सबकी विस्तार से जानकारी दी है। और हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने ज़िले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव M रविचंद्रन ने मौसम की सटीक जानकारी के लिए शुरू किए गए पहल मिशन मौसम को लेकर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान रविचंद्रन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई कारणों से मौसम भविष्यवाणी की सटीकता में कई तरह के बदलाव दर्ज किए गए हैं। मिशन मौसम तमाम चुनौतियों के बीच सटीक भविष्यवाणी को धरातल पर उतारने का एक कारगर प्रयास है। In the long term, we plan to go for weather management through weather modification. What is weather management in simple nutshell? Now weather is managing us, whether we can manage weather, that's the idea. For that we should know more than what we know. That's the basic things. And of course we want to improve the air quality forecast, though the observations of air quality and other things by MOEF and CCC, and but we try to take their data and try to forecast how best we can improve our forecast. That's the objective. So finally we want to make Bharat weather ready and climate smart. I mean climate smart means we have a lot of observations hundreds of years, whether we can make use of that for the future, any of the operational utility, as well as the weather, how it is changing, we can catch up. मिशन मौसम के बारे में चर्चा करते हुए M रविचंद्रन ने कहा कि मिशन के अंतर्गत 4 पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा। हालांकि मौसम की लगातार निगरानी और सटीक भविष्यवाणी के लिए आधुनिक उपकरणों और तकनीक का इस्तेमाल इस मिशन का विशेष मकसद होगा। 4 pillars we are trying to address in this mission. One is, as I mentioned, strengthening the observations. It is not only in situ observation, but also remote sensing. Maybe you can take it radars, or you can take satellites, or many other things. Certain observation is mainly meant for assimilation, so that model initial condition is good, so that your what is called further forecast will be better. But certain observations to understand the
processes, suppose within the cloud or within sub-mesoscale, what is happening. And the third one is we want to have improve the model. The model improvement comes only from the second, better understanding. The cloud parameterization scheme what we are using presently, that we want to improve. And apart from that, we want to fuse the model of physics-based numerical model plus data-driven AI/ML. Both the things we try to fuse them so that we can have a better forecast. And the last one is, of course, we need to train the manpower, and finally we need to disseminate in a better format or better way to go ahead. In this process, we are also internationally, the UN has started the initiative that is early warning for all. That means two things: no observations, whatever is happening, no weather system should not be unnoticed, number one. And second thing is, we need to have every person in the globe, he needs to get the warning in proper time. वैश्विक चुनौतियों के बीच मौसम की सटीक भविष्यवाणी को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार की पहल पर मिशन मौसम की शुरुआत की गई है। वर्टिकल ऑब्जर्वेशन के जरिए मौसम भविष्यवाणी को सटीक बनाने में मदद मिलेगी और इस प्रक्रिया में मिशन मौसम कारगर साबित होगा। It is basically to strengthen the various component of observations. And why we need to strengthen the observations? Because we need to improve the forecast. And not only for both spatially and temporally, but most importantly, vertically. That is more important. Because the spatial observation is one thing, but more important is the vertical observation. If you know that the forecast accuracy we always validate, when we try to validate how much data goes from the vertical data, that much improvement you get it. That's why we understood that one. So that's why we are majorly focusing on observation in the vertical column and not majorly on the spatial domain. दिल्ली में आज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स द्वारा लेखक डॉक्टर संजीव कुमार की किताब रिलीज की गई। इसमें तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी के दौरान भारत के स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त साम्राज्य के सोने चांदी के सिक्कों के आधार पर रिसर्च की गई है। किताब में सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का विवरण है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।